चलिए फटाफट जल्दी से आ जाइए। आज प्रैक्टिस नंबर 37 पर बात करनी है। कल एक दिन प्रैक्टिस सेट नहीं गया तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए। अच्छा लगा जान के कि आप इंतजार करते हैं और आपको एक तरह से आदत पड़ चुकी है कि अब वीडियो आने वाला होगा प्रैक्टिस सेट का। तो कल कंटेंट दे दिया गया था, तो आज जहां हमने छोड़ा था परसों 36 पर, उसी के आगे आज बात करेंगे 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 के जो क्वेश्चन है हमारे, प्रैक्टिस नंबर 37 के जो क्वेश्चन है हमारे, ये उत्तर मुगल काल से संबंधित हैं। और पीछे हम औरंगजेब तक शायद बात कर चुके थे, पीछे की जो हमारा प्रैक्टिस सेट था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर उसके जो उत्तराधिकारी और आगे के जो उत्तर मुगल शासक हुए हैं उनसे संबंधित अधिकांश प्रश्न है यहाँ पर। इसी समय बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा प्रश्न तो आगे होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आप देख सकें, यानी कि व्याख्या हम पहले ही कर देते हैं जिससे कि आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में तैयार हो जाए। आप प्रश्न देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के बाद सत्ता किसने संभाली। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो तमाम शासक हैं, जो उत्तर मुगल कालीन शासक हैं, वो कौन कौन से हुए हैं और उनका क्रम क्या है। तो ये क्रमशः यहाँ पर लिखा गया है 1 से लेकर 9 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक एक करके कुल 9 शासक गद्दी पर बैठे जो बेहद कम समय के लिए गद्दी पर रहे। और इन्हीं के जो एक प्रकार से अस्थिरता थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, इसी का लाभ उठा करके भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई थी। तो इसमें जो क्रम है ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। पहला जो शासक है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम, इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। शाह बेखबर जो है इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपने जो शासन के जो कार्य हैं, प्रशासन के जो कार्य हैं, उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, बेखबर रहता था। तो काफी खान ने इसको शाह बेखबर का नाम दिया है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा। उसके बाद जहांदार शाह आया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, कुछ इनकी एक प्रकार से उपनाम हैं जो कि ये पूछे जाते हैं बहुत सारा। तो शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम के लिए, जहांदार शाह के लिए लंपट मूर्ख। तीसरे नंबर पर आते हैं फारूक शेर, इन्हें गणित कायर के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, लेकिन इन्हें रंगीला उपनाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये बेहद लापरवाह थे। इनको सत्ता से, प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था। और इनके शासनकाल में जो नृत्य आदि करने वाले लोग जो होते हैं उनका एक प्रकार से बोलबाला हो गया था। प्रशासन पर से, शासन पर से राजा का, शासक का नियंत्रण एक प्रकार से समाप्त हो गया था। तो इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। और अधिकांश जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है मुगल काल में, वो इन्हीं के समय में हुआ है क्योंकि केंद्रीय सत्ता को ये संभाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद अहमद शाह अब आया, फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, और उसके बाद और सबसे अंत में जो मुगल शासक था वह था बहादुर शाह द्वितीय। इसी को जफर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहला शासक बहादुर शाह प्रथम और मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। तो नाम में अंतर है, बाकी ये प्रथम और द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। कुल 9 शासक क्रम से बहुत पूछा जाता है लगाने के लिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब इन्हीं के आधार पर चलिए आगे जो प्रश्न बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद सत्ता किसने संभाली। देखिए अभी मैंने कहा ना कि व्याख्या अगर आप पहले ही कर लेते हैं तो प्रश्न का उत्तर अच्छे से आप दे पाएंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में होने, जब औरंगजेब की जो मृत्यु है कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। तो इसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद सत्ता किसने संभाली, पीछे जो व्याख्या देख चुके हैं उसी के आधार पर फटाफट आंसर बताइए। ए बहादुर शाह प्रथम, बी जहांदार शाह, सी मोहम्मद शाह, डी अकबर द्वितीय। तो आंसर आपको पता है बहादुर शाह प्रथम। अब बहादुर शाह प्रथम का जो वास्तविक नाम है वो आपको हमने बता दिया था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय उसके जो पुत्र थे वो अलग अलग राज्यों के सूबेदार थे और वे सत्ता के लिए आपस में भाइयों में युद्ध हुआ, जैसे कि औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में हुआ था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है उस समय इसके जो 3 पुत्र थे वे कहां कहां के सूबेदार थे उसके बारे में जान लेते हैं।
इसका पुत्र मुअज्जम जो है ये काबुल का सूबेदार था, दूसरा पुत्र इसका मोहम्मद आजम ये गुजरात का सूबेदार था, और तीसरा पुत्र जो है इसका काम बख्श ये बीजापुर का सूबेदार था। तो इन तीनों इसके जो पुत्र थे औरंगजेब के, वे उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ने लगे, और इन्हीं उत्तराधिकार के युद्धों में से अंत में जून 1707 ईस्वी में जाजौ या जाजौ के युद्ध में, जो कि आगरा के समीप है, जाजौ के युद्ध में जो इसका जो बेटा था मुअज्जम, उसने अपने भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित करके गद्दी प्राप्त की, और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से ये गद्दी पर बैठा, और इसका एक नाम शाह आलम प्रथम भी था, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में इसने अपने भाइयों को पराजित करके सफलता प्राप्त की, और औरंगजेब के बाद गद्दी इसने संभाली। ये जब गद्दी पर आया तो इसने आने के बाद अपने पिता के समय में जिन जिन संगठनों के साथ, जिन जिन समुदायों के साथ संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी बड़ी ही कट्टर थी, तो उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। तो बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संभालने का प्रयास किया, और इसी के तहत इसने अपने समकालीन सिख गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें और अंतिम गुरु हैं सिखों के, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो इसके संबंध थे बहुत अच्छे थे, और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को सम्मान प्रदान किया, उन्हें खिलत प्रदान किया, उनको 5000 का मनसब दिया, और इसी से प्रेरित होकर के गुरु ने इनका साथ दिया, और इसी क्रम में दक्षिण भारत के अभियान में नांदेड़ में धोखे से उनकी हत्या कर दी गई गुरु गोविंद साहब की। पीछे हम बात कर चुके हैं जहां पर सिखों के पूरा आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो बहादुर शाह प्रथम ने अपने संबंधों को अच्छा करने के प्रयास में सिखों के साथ अच्छे संबंध किए। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अंतिम मुगल सम्राट है जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, और ये बात किसने कही है? सिडनी ओवन। सिडनी ओवन कहते हैं, ये पूछा गया है प्रश्न, सिडनी ओवन के अनुसार ये अंतिम ऐसा शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, जिसके बारे में अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो मुगल शासक अच्छे मुगल शासक थे, लेकिन ये अंतिम है, क्योंकि इसके बाद जो आए हैं वे तो इस लायक भी नहीं थे कि उनके बारे में कुछ अच्छा भी कहा जाए, बेहद गैर परवाह। तो ये सिडनी ओवन ने इनके लिए वाक्य कहे हैं कि यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है। हालांकि काफी खां इसे शाहे बेखबर के नाम से भी बुलाता है। शाहे बेखबर के नाम से किसने कहा है इसको? काफी खां। काफी खां का नाम आगे आएगा, तो काफी खां ने इसे शाहे बेखबर के नाम से बुलाया है। बाकियों का क्रम पीछे हम देख चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, उत्तर मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सैयद बंधु जो है या सैयद भाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सैयद बंधु, इनके बारे में आगे कई प्रश्न आने वाले हैं। उत्तर मुगल काल का जो समय था, क्योंकि केंद्रीय सत्ता में जो मुख्य शासक होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर शासक कमजोर हो गया तो सत्ता बिखर जाती है, और इसका लाभ जो है वो जो शासक के समीपवर्ती, चाहे वे मंत्री हों, चाहे वे सरदार हों, सूबेदार हों, वे इसका लाभ उठाते हैं। तो ऐसे ही ये सैयद बंधु हैं, इन्होंने देख लिया था कि जो केंद्रीय सत्ता है या जो शासक है वो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले सके या सख्ती से उसको संभाल सके। तो उसका लाभ इन सैयद बंधुओं ने उठाया। और इन सैयद बंधुओं के बारे में पहले हम प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद फिर और व्याख्या आपको बताएंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए। बी, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया या प्रशासन की शक्ति को नियंत्रित किया। सी, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई। और डी, उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। शाहू मराठों से संबंधित थे, और इनके बारे में आगे राजा शाहू के बारे में बात आएगी, हम बताएंगे आपको। तो ये जो शाहू थे ये मुगलों की कैद में थे। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है तो ये मुगलों की कैद में थे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सैयद बंधुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 3 कथन इसमें सत्य है, 1 कथन असत्य है, और वह है ए, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए। यह कथन पूर्णतया असत्य है, क्योंकि वे जहांदार शाह को नहीं बल्कि इन्होंने किसको गद्दी पर बिठाया है? इन्हें देखो किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। तो ये जो पहला सम्राट था ना औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह प्रथम, उसके समय में ये उच्च पदों पर स्थापित हुए
और इन्होंने अपनी जो सत्ता थी वो काफी मजबूत कर ली, जो शक्ति है, क्योंकि उसे शाही बेखबर कहा जाता था। तो ऐसे में इन्होंने, जो सैयद बंधु हैं, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सत्ता का जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने फारूक शीर को गद्दी पर बिठाने में सहायता की, ना कि जहांदार शाह को। यानी कि जब फारूक शीर जो क्रम से आगे आएगा उसको गद्दी में बिठाने के लिए किंग मेकर की भूमिका इन्होंने निभाई थी सैयद बंधुओं ने। और ये सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जो है ये दोनों भाई थे और इनका जन्म जो है अवध के एक उच्च परिवार में हुआ था और इनका बेहद प्रभाव था प्रशासन में। तो इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के जो बहादुर शाह प्रथम थे उन्होंने इनको सत्ता में ऊंचे पद प्रदान किए और उसी का लाभ उठा करके ये जब दुर्बल मुगल शासक आए उसी में इन्होंने सत्ता पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। और इनके प्रभाव में इनके द्वारा गद्दी पर बिठाए जाने वाला पहला मुगल शासक जहांदार शाह नहीं बल्कि फारूक शीर था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फारूक शीर के अलावा फिर और बहुत सारे शासक जो आए हैं, जैसे रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इन सबको इन्होंने जो संघर्ष था सत्ता का उसमें इन्होंने सहायता की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जहांदार शाह को सत्ता में लेकर के आए। यह कथन गलत है, बाकी तीनों कथन जो हैं सही है। ठीक है, आगे है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जो जहांदार शाह था ये समय से पहले ही सत्ता से क्यों हट गया, इसके पीछे क्या कारण थे, यानी कि इसका पतन कैसे हुआ, ये आपको बताना है। जहांदार शाह के बारे में थोड़ा सा पीछे हम आपको बता चुके हैं। जहांदार शाह जो है अपने भतीजे से युद्ध में पराजित हुए थे, तो इसमें ये जो उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, यह कथन गलत है। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण मृत्यु हुई, यह भी गलत है। मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई, यह भी गलत है। बल्कि सही आंसर होगा सी, एक युद्ध में वह अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए और इसी के साथ जहांदार शाह का पतन हुआ था। ठीक है, ये जो इसका भतीजा था वो कौन था? फारूक शीर। और इसको गद्दी से उतारने में, जहांदार शाह का पतन करने में, फारूक शीर को गद्दी पर बिठाने में सैयद बंधुओं ने फारूक शीर की सहायता की थी। तो फारूक शीर से पराजित, जो कि इसका भतीजा था, फारूक शीर से पराजित हो जाने के कारण जहांदार शाह के शासन का जो अंत है वो समय से पहले भी हो गया। और इसकी लापरवाही के कारण इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि अपने दरबार में होने वाले षड्यंत्र का यह पता नहीं कर पाया और इसका पतन हो गया। और इसके समय में, इस जहांदार शाह के समय में, उस समय का बहुत ही ताकतवर जो है अमीर था। अमीर कौन होते थे? अमीर एक पद होता था। तो सबसे शक्तिशाली अमीर जो है वो कौन बन गया था? जुल्फिकार खां। ठीक है, तो जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह ने गद्दी प्राप्त की थी और इसी ने, जहांदार शाह ने ही आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। जो राजा जयसिंह थे उन्हें बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जाना गया। तो इन्हें मिर्जा की उपाधि प्रदान करने वाला मुगल शासक जो है वो जहांदार शाह ही था। ठीक है, जहांदार शाह ने ये उपाधि इनको दी थी और साथ ही साथ इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदार भी बनाया था। मालवा जो मध्य देश में आता है इस समय, इन्होंने बनाया था। और 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर फारूक शीर गद्दी पर बैठा है, जिसके बारे में आगे और चर्चा होगी। तो इनका जो अंत है वो युद्ध में अपने भतीजे फारूक शीर द्वारा पराजित होकर के हुआ, जिसमें सैयद बंधुओं ने फारूक शीर का साथ दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुगल शासक या कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? राजा बनाने वाले मतलब किंग मेकर की भूमिका में कौन माना जाता है? इनमें से किंग मेकर की भूमिका में ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला, बी, नासिर खान और जकारिया खान, सी, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, डी, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो सही आंसर होगा हुसैन अली और अब्दुल्ला अली, दो भाई जिनके बारे में हमने बात की थी। ये कौन थे? ये किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। और किंग मेकर की भूमिका का मतलब है ये जिसको चाहते थे उसको गद्दी पर बिठाते थे। तो इनके द्वारा गद्दी पर बिठाया जाने वाला पहला जो शासक है मुगलों का वो कौन है? फारूक
शेयर। और फारूक शेयर के समर्थन में इन्होंने जहांदार शाह के साथ षड्यंत्र करके उसको गद्दी से हटाया और इसको गद्दी पर बिठाने में सहायता की। तो ये किंग मेकर, इसके आगे भी कई मुगल शासकों को गद्दी पर बिठाने के लिए इन्होंने सहायता की और ये उसमें सफल भी हुए। यहां तक कि मराठों के साथ इन्होंने संधि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इस समय जो मुगल शासक थे वे धीरे धीरे नाम मात्र के शासक होते गए हैं, तो उसका लाभ इन्हीं को मिला। जैसे हम मराठा पढ़ेंगे तो मराठे में हम देखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे छत्रपति का पद नाम मात्र का रह जाता है, और छत्रपति के बाद जो अष्टप्रधान में पहला नाम था वो पेशवा का ही था। तो संपूर्ण शक्ति पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होते थे मराठा काल में, उनके हाथ में आ जाती है। तो ऐसे ही जब वो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है, उसका नियंत्रण कमजोर हो जाता है, तो उनके जो उनके सहयोगी गण होते हैं या जो सरदार होते हैं या जो अमीर होते हैं वो सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और एक कठपुतली सरकार की स्थापना वहां पर कर दी जाती है। तो ऐसे ही हुसैन अली और अब्दुल्ला अली किंग मेकर की भूमिका में यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये इनका हाल ये था कि मतलब इनकी चापलूसी करता था पूरा प्रशासन, और शासन इनके इशारों पर नाचता था। तो मुगल काल में किंग मेकर की भूमिका से यही जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? ठीक है, इनमें से कौन सा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को व्यापार में सहायता देने के लिए उनको एक बहुत बड़ी सहूलियत दी थी, बहुत बड़ी सहायता की थी, रियायत दी थी, जिसने आरंभिक समय में अंग्रेजों को भारत में अपना व्यापार स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता की? उसका नाम आपको बताना है। ए बहादुर शाह प्रथम, बी फारूक शेयर, सी शाह आलम द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो सही आंसर इसमें होगा बी फारूक शेयर। फारूक शेयर जो है इसने अंग्रेजों को व्यापार में सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया है? फारूक शेयर का समय क्या है? 1713 से 1719, बेहद कम समय के लिए शासक गद्दी पर बैठते थे। एकदम राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई थी, इसीलिए तो अंग्रेजों को भारत में अपना व्यापार और बाद में अपनी सत्ता स्थापित करने में सहायता मिली। तो फारूक शेयर जो है 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठा है और इसने अंग्रेजों को व्यापार के लिए महत्वपूर्ण फरमान जारी किया। ये जो फारूक शेयर पीछे हम बता चुके हैं, सैयद बंधुओं की सहायता से बैठा था गद्दी पर, और इसने अब जो फरमान जारी किया वो क्या था कि 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान कर दिया था। 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले, यानी कि अंग्रेज फारूक शेयर को हर वर्ष 3000 रुपए टैक्स पे करेंगे और इसके बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। बंगाल में जो व्यापार का एकाधिकार था, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पैसा कमाया। व्यापार का एकाधिकार, अब एकाधिकार मतलब मोनोपोली हो गई इनकी कि ये बंगाल में किसी और को व्यापार करने ही नहीं देंगे। और इसका हाल ये हुआ कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका इतना दुरुपयोग किया कि आगे चलकर के स्वयं मुगलों को भी इस क्षेत्र में अपना व्यापार करने के लिए अंग्रेजों से परमिट लेना पड़ता था, क्योंकि स्वयं मुगल शासक ने ही अंग्रेजों को एकाधिकार दे दिया। अब एकाधिकार तो मतलब है कि ये पूरा हमारा साम्राज्य हो गया, यहाँ पर अगर अब कोई भी आएगा व्यापार करेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, परमिट या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये अपने ही जाल में फंस करके रह गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका जम करके लाभ उठाया। तो ये 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले बंगाल में व्यापार का एकाधिकार देने वाला मुगल शासक जो था ये फारूक शेयर था। और इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। और महोदय हैं इतिहासकार, उन्होंने ये कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह फरमान जो है वो मैग्ना कार्टा या एक महाधिकार बन गया। और ये महाधिकार पत्र का दुरुपयोग फिर अंग्रेजों ने जम करके किया। इससे मुगल व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचा, मुगलों की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा नुकसान मिला, क्योंकि यहां पर ये जो जितने भी व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए, उनसे टैक्स वसूल करने का अधिकार अब अंग्रेजों के पास आ गया था। उसमें से 3000 रुपए इनको देकर के ये पूरा यहां पर एकाधिकार किए हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, उस समय का 3000 बहुत ज्यादा होता था, आज के हिसाब से ना समझें इसको, लेकिन फिर भी बंगाल का व्यापार से बहुत पैसे कमाए, उसके सामने कुछ भी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि बंगाल का अंतिम
अंतिम गवर्नर कौन सा था जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट द्वारा की गई थी? क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, बंगाल स्वतंत्र हो गया था। तो जब बंगाल स्वतंत्र हो गया था या कोई भी राज्य स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद उसके जो सूबेदार या गवर्नर होता है उसकी, फिर वो गवर्नर थोड़ी, वो अपने साम्राज्य का मालिक बन जाता है। तो इसीलिए आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा गवर्नर है बंगाल का जो कि अंतिम गवर्नर था और उसके बाद फिर बंगाल दिल्ली की केंद्रीय सत्ता से अलग हो गया और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अभी आपको बताएंगे जो स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक है उनकी एक लिस्ट बता देंगे, तो उसके हिसाब से आप आगे और व्याख्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ए सरफराज खां, बी मुर्शिद कुली खां, सी अलीवर्दी खां और डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बहुत फेमस है, जानते होंगे आप जरूर उसका नाम। तो आंसर है बी मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां मुगलों द्वारा बंगाल में नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था, क्योंकि और इसकी नियुक्ति किसने की थी? मुगल सम्राट फारूक शीर ने इसकी नियुक्ति की थी। मुगल सम्राट फारूक शीर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसी मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और बंगाल की स्वतंत्र सत्ता का स्थापना करने वाला जो बंगाल का शासक था वह यही मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का ऐसा अंतिम गवर्नर था जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट ने की। कौन सा था मुगल सम्राट? फारूक शीर। ठीक है, फारूक शीर था। और जब मुर्शिद कुली खां गवर्नर बन गया, फारूक शीर के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह रंगीला। और ये इनमें मतलब सबसे ज्यादा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना इसी के समय में हुई है और इसी के समय में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना इसी ने की थी। और जब ये इसका मुगलों के साथ कोई तनाव हुआ या जो उसके मतलब राजकुमार थे, प्रिंस थे, उनके साथ जब इसका तनाव हुआ तो इसने क्या किया? अपनी जो राजधानी यानी कि बंगाल की जो राजधानी है वह ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद इसी के नाम पर है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थापित या बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थापित करने वाला बंगाल का नवाब जो है यही था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों की जब बात करेंगे तो इसका नाम फिर से आएगा एक बार। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बड़ा फेमस था और पीछे हमने बात किया था कि मोहम्मद शाह रंगीला ही वह मुगल शासक था जिसके समय में जो जजिया कर था वो अंतिम रूप से और हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। ये इतना दुर्बल शासक था कि इसके शासन काल में जो नर्तक वगैरह थे, नृत्य आदि करने वाले जो लोग थे, मतलब एकदम लापरवाह और बेपरवाही की सारी लिमिट इसने क्रॉस कर दी थी। इसको सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, एकदम विलासितापूर्ण जीवन जीता रहता था, मदिरा पान करता रहता था, इसी में बिजी रहता था। तो इसने पूरा सत्यानाश करके रख दिया मुगलों की जो एक प्रकार से प्रसिद्धि थी, जो अपने समय में मुगल, जो अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर, यहाँ तक कि औरंगजेब के समय में जो समकालीन दूसरे जो शासक हुआ करते थे विश्व के, उनमें सबसे अच्छी स्थिति रखते थे, तो उसको एकदम पतन कर डाला। तो पूछा जा रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला, इनमें रंगीला के नाम से, तो मोहम्मद शाह के नाम से ही इसका नाम जाना ही जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला जो है के नाम से, ये उपनाम से जाना जाता था। आगे प्रश्न आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। हालांकि वे कार्य दिल्ली के लिए अच्छे नहीं थे, देश के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न यहां से निकल के आते हैं, क्योंकि इसके समय में सत्ता में बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे। ठीक है, इसका जो समय था 1719 से 1748 तक ये था। 1719 से 1748 तक ये गद्दी पर बैठा। ये लंबे समय तक बैठा जरूर, इसने कोई सराहनीय कार्य नहीं किया था। ठीक है, और ये इसके समय में ही जो किंग मेकर थे सैयद बंधु, उनका अंत हो गया था। ठीक है, सैयद बंधुओं का अंत जो है इसी के समय में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही हुआ था। ठीक है,
आगे आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। अगला प्रश्न ये भी इसी से ही कुछ संबंधित है। पूछा गया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था और इसी मयूर सिंहासन में बेशकीमती हीरा कोहिनूर इसने जड़वाया था। कोहिनूर के अलावा अन्य बहुत सारी कीमती धातुएं जो कि मुगल काल में थी, वो इस कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात आदि इसमें बनाया गया था। पूरा स्वर्ण का था, सोने का बना हुआ था और कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात इसमें मयूर सिंहासन में जड़े हुए थे। इसी मयूर सिंहासन पर बैठता था शाहजहां। इसीलिए शाहजहां का शासनकाल ऐश्वर्य की दृष्टि से जो है वो मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, क्योंकि उसके बाद फिर ये मयूर सिंहासन भारत में नहीं रहा है, ये भारत से बाहर चला गया। कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जब किया है उस समय कौन सा शासक था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से निकल के आते हैं, जैसे कि जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय भारत पर या मुगल शासक के रूप में किसका शासन था, तो उसका भी आंसर वही होगा जो इस प्रश्न का आंसर होगा। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया है। और नादिर शाह का जो आक्रमण था 1739 ईस्वी में, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण से पहले, यानी कि दिल्ली पर जो आक्रमण किया है उससे पहले मोहम्मद, ये जो नादिर शाह है वो करनाल पर आक्रमण कर चुका था और करनाल में ये मुगलों को हरा चुका था। लेकिन अवध का तत्कालीन नवाब जो है सादत अली खां, वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। सादत अली खां ने ये सोचा कि अगर ये जो नादिर शाह है, ये नादिर शाह अगर पश्चिमोत्तर प्रांत से ही आक्रमण करके वापस चला जाएगा, ठीक है, तो फिर दिल्ली की सत्ता उसको कैसे मिलेगी। और ये जो सादत खां था ये चाहता था कि दिल्ली की गद्दी खाली हो जाए और ये उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। जैसे ही इसको पता चला कि अब, यानी कि सादत खान ने नादिर शाह को एक प्रकार से इस बात का स्वार्थ दिया कि जितना पैसा आपको यहां से करनाल में मिला है उससे कई गुना ज्यादा आपको दिल्ली में मिलेगा। और नादिर शाह को पैसे की बहुत जरूरत थी, संपत्ति की बहुत जरूरत थी, तो इसी लालच में आकर के इसने सादत खान के कहने पर दिल्ली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी छोड़ करके भाग गया। और वहीं पर जब नादिर शाह ने यहाँ पर हमला किया तो नादिर शाह को उतना पैसा नहीं मिला जितना कि उसको सादत खान ने बोला था। तो इस बात के वजह से सादत खान ने घबराहट में या डर के मारे, खौफ की वजह से सुसाइड कर लिया था। मतलब एक पॉइजन खा लिया, उसने जहर खा लिया सादत खान ने और आत्महत्या कर ली, इस बात के डर से कि अब नादिर शाह उसका क्या करने वाला है। क्योंकि नादिर शाह को जितनी संपत्ति के लिए लालच दिया गया था दिल्ली से मिलेगी, उतना उसको वहां नहीं मिला था। अन्य बहुत सारे कारण थे, नादिर शाह के सैनिकों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ मतभेद हो जाने के कारण फिर क्योंकि वहां रहा था ना, कुछ समय के लिए नादिर शाह दिल्ली में रहा था अपनी सेना के साथ, तो फिर नादिर शाह ने जो कत्लेआम मचाया दिल्ली का, बहुत बुरा हाल कर दिया। कत्लेआम मतलब कुछ ही समय में लाखों लोगों की हत्या वहां पर कर दी गई। चांदनी चौक के आसपास वाला जो बेहद घना एरिया था वहां पर बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया। और नादिर शाह यहां से बेतहाशा संपत्ति लूट करके ले गया, जिनमें से एक बेशकीमती चीज भी थी, मयूर सिंहासन, जिन पर मुगल शासक बैठते थे। और इस मयूर सिंहासन में ही लगा हुआ था वो कोहिनूर। थोड़ी सी कहानी यहां पर हम आपको बता दें कि जब ये नादिर शाह गया यहाँ पर मयूर सिंहासन लेने के लिए, या यहाँ पर जब मोहम्मद शाह रंगीला चला गया तो एक प्रकार से पूरा मतलब लावारिस पड़ा हुआ था मुगल सिंहासन, कोई संभालने वाला वहां पर नहीं था। शासक स्वयं भयभीत होकर के भाग रहा था। क्षेत्रीय शासकों की ये हालत थी कि वो षड्यंत्र में लगे हुए थे। तो उसी समय जब नादिर शाह वहां पर था तो जो नर्तकियां वगैरह थी
हाँ, इसने क्या किया ना, जब ये यहाँ से भाग करके गया तो जल्दबाजी में इसने सोचा अब क्या ले जाए, कुछ और तो इतनी आसानी से ले जा नहीं सकते। तो इसी मयूर सिंहासन में से जो कोहिनूर लगा हुआ था वो इसने निकाल लिया मोहम्मद शाह रंगीला ने, और उस कोहिनूर को उसने अपनी पगड़ी में लगा लिया और वहां से चला गया। जब नादिर शाह आया तो नादिर शाह वैसे तो सारा सामान लूट करके जाने ही वाला था, लेकिन एक नर्तकी ने जो कि जिसने षड्यंत्र किया मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, उसने इसको बताया नादिर शाह को कि ये जो मयूर सिंहासन है इसमें जो बेशकीमती हीरा था कोहिनूर वो तो इसमें है ही नहीं, और वो शाहजहां ले गया है, वो मोहम्मद शाह रंगीला ले गया है, अपनी पगड़ी में लगा रखा है। उसके बिना तो ये मयूर सिंहासन बेकार ही है, उसकी कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, ऐसा उसने बताया। बाबर ने भी अपनी बाबरनामा में कोहिनूर की कीमत को मतलब ये बताया है कि ये अमूल्य है, तब तक उसकी कीमत कोई नहीं आंक पाया था। तो जब ये नर्तकी ने ऐसा बताया तो नादिर शाह ने सोचा कि मोहम्मद शाह रंगीला से मिला जाए और वो कोहिनूर प्राप्त किया जाए। तो इसने क्या किया, इसने एक चाल चली नादिर शाह ने, इसने मोहम्मद शाह रंगीला को बुलाया और ये कहा आइए हम मित्रता करते हैं और हमें आपसे अब कोई वो नहीं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, हम यहाँ से चले जाएंगे, आप अपनी सत्ता संभालना, तो हम लोग मित्रता करते हैं, संधि कर लेते हैं। तो जब ये खबर मोहम्मद शाह रंगीला को मिली उसने सोचा चलो कर लेते हैं संधि, क्या वैसे भी इतना खतरनाक आदमी है कि इससे संधि ही करना उचित रहेगा। तो जब संधि की इन्होंने तो नादिर शाह की नजर तो उसकी पगड़ी पर लगे हुए उस पत्थर पर थी जिसे बाद में कोहिनूर का नाम जो है नादिर शाह ने दिया। जब नादिर शाह ने कहा कि हमारे जो फारस है वहां पर हम जब पगड़ियां बदलते हैं आपस में तो तभी मैत्री होती है, बगैर मतलब पगड़ियां बदले हमारी मैत्री पक्की नहीं मानी जाती है, मतलब दोस्ती अगर करनी है तो अपनी पगड़ी बदलनी पड़ेगी। अब मोहम्मद शाह को ये इस बात की आशंका थी, पगड़ी बदलने का मतलब है कि हीरा ही चला जाएगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। तो मोहम्मद शाह ने अपने सिर से पगड़ी उतार करके जब नादिर शाह को दी तो उसी समय उसमें से वो जो पत्थर कोहिनूर था वो गिर गया और उसकी रोशनी की जो एक लाइट पड़ी और जो उसमें से जो रोशनी निकली उसी को नादिर शाह ने कहा ये क्या है, कोहे नूर, यानी कि रोशनी का पहाड़। कोहिनूर का मतलब यहां पर क्या है, रोशनी का पहाड़। तो उसी समय से इसका नाम कोहिनूर पड़ा। अब तक इसको कीमती पत्थर, कीमती हीरा के नाम से ही जाना जाता है। ये गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ। कोहिनूर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, किस्सा है कोहिनूर के नाम से कंटेंट में। तो ये जो कोहिनूर था, इसे, ये जो पत्थर था, इसे कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही ये मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, और इसके बारे में बहुत कुछ आगे बताएंगे हम नादिर शाह के बारे में। तो बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति यहां से लूट करके ये ले गया था। ठीक है, दिल्ली को कई बार लूटा गया है। अगला प्रश्न है, अबुल, ये वाला शब्द यहां से हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव नहीं था? अभी हमने बात किया, कब हुआ है? 1739 में। किसके समय में हुआ है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ है। तो पूछ रहा है कि नादिर शाह को जो सफलता मिली दिल्ली में, इनमें से कौन सा एक जो है वो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार कारण नहीं है? ए, कमजोर मुगल सम्राट, बी, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, सी, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, और डी, आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इस प्रकार के प्रश्न बेहद सरल लगते हैं लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कोई फैक्ट तो होता नहीं है जो पहले से आपने इसको पढ़ा हो। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान से समझना होता है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कौन सा कारण सैन्य अभियान की सफलता, नादिर शाह की सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव नहीं था? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये नहीं था, क्योंकि यहां मजबूत रक्षा का अभाव नहीं था, बल्कि कमजोर मुगल सम्राट, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला को इस बात का आभास नहीं था कि ये दिल्ली में हमला कर सकता है, और जो इसकी जो सेना थी नादिर शाह की, उसने जो बेहतर सैन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, ये सारे कारण उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये उसके सैन्य अभियान की सफलता के लिए जिम्मेदार कारण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? ध्यान दीजिएगा, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और उसके बाद ही जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि जिसको कहते हैं, और इसी संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है टैक्स वसूली का अधिकार दे दिया था। तो वो तारीख आपको बतानी है जिस तारीख को ये संधि हुई है इलाहाबाद की। ठीक है, ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765 और डी 21 अगस्त 1765। तो सही उत्तर होगा ए 12 अगस्त 1765 का वो दिन था जब ये संधि हुई थी। ठीक है, और इस दिन को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूल करने का अधिकार मुगल सम्राट ने दे दिया था। और यह जो संधि है ये बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस युद्ध में एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और जो मुगल का जो सम्राट था, दिल्ली का जो सम्राट था, तीनों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। मतलब एक तरफ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, यानी कि अंग्रेजों की सेना थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब तक आएगा? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम बाद में अंग्रेजों के नाम से फिर जानते हैं 1857 के युद्ध तक ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद फिर सीधे क्राउन का शासन हो गया था, महारानी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही जो बक्सर का युद्ध हुआ है, इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ 3 सेनाएं थी। कौन कौन सी सेनाएं थी? मुगल थे, ठीक है, बंगाल का नवाब था और उसकी सेना थी, और अवध का नवाब और उसकी सेना थी। ध्यान देना, इससे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ है, लेकिन उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, लेकिन वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राज्य यानी कि बंगाल को हराया। लेकिन यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की संयुक्त सेना को एक साथ परास्त करके यह संदेश दे दिया कि अब आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाला है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण था ये घटना। और इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के विपरीत जो 3 सेनाएं थी, उनमें शाह आलम द्वितीय मुगलों की तरफ से था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, यानी कि शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इसी इलाहाबाद की संधि में 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम ने मजबूरी वश ईस्ट इंडिया कंपनी से यह समझौता किया, जिसमें बेहद कीमती या जहां से बड़ी मात्रा में राजस्व वसूली होती थी, वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन कह रहा है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण है, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इनका जो साम्राज्य था वह दिल्ली से पालम तक था, बेहद कम, यानी कि दिल्ली में बहुत ही सीमित क्षेत्र तक इनका शासन रह गया था। तो इसने कई वर्ष जो है साम्राज्य से दूर व्यतीत किए, और उसका कारण यहां पर बताया गया है कि वह विदेशी आक्रमण के भय से, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में लगा रहता था, उसकी वजह से ये दिल्ली से दूर रहा। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इनमें कौन कौन से कथन और कारण सही हैं या व्याख्या करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहां पर हम बताएंगे कि इसमें जो सही आंसर है वह होगा बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं कि ये जो शाह आलम द्वितीय था, ये 1759 में गद्दी पर बैठा है। 1759
59 में ये गद्दी पर बैठा और 1759 ईस्वी में गद्दी पर जब ये बैठा, उस समय जो सीमांत, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था, वहां से जो अहमद शाह अब्दाली था उसके आक्रमण निरंतर हो रहे थे। ठीक है, बाद में फिर पानीपत का युद्ध हुआ है इसके साथ, लेकिन उससे पहले भी कई बार ये हमला उत्तर पश्चिम प्रांत में कर चुका था। तो जब ये अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण थे वो निरंतर उस समय भी हो रहे थे जब ये गद्दी पर बैठा था। उसके बाद अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और अराजकता इसलिए दूर नहीं रहा था कि दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है कि शाह आलम द्वितीय गद्दी से दूर इसलिए नहीं रहा कि उसे सीमांत प्रांत से विदेशी आक्रमण का भय था, बल्कि वह गद्दी से या दिल्ली से इसलिए दूर रहा क्योंकि दिल्ली में अराजकता का वातावरण था। इसलिए इसने उस परिस्थिति को नियंत्रित करने की बजाय वहां से दूर रह करके ही सत्ता का संचालन किया। इसलिए कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही हैं। सही क्या है कि ये दूर भी रहा गद्दी से अपनी, और ये भी सही है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, लेकिन इसके गद्दी से दूर रहने का कारण ये नहीं था, बल्कि ये था कि दिल्ली में अराजकता का माहौल बहुत ज्यादा था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों को मुगल सम्राट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके अलावा ये 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया, मतलब गद्दी पर बैठा, उसके बाद 12 साल तक ये गद्दी से, दिल्ली से दूर रहा और इसने अपना समय जो है राजधानी से दूर बिताया। तो अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया, और ये 5वां आक्रमण पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठा पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ है। आगे बात आएगी, और अगली जो हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट वो उसी से संबंधित है, मराठे उसमें विस्तार से आएंगे। ठीक है, तो जब शाह आलम द्वितीय को उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण का भय निरंतर लगा ही रहता था, तो बाद में जब वो पानीपत का युद्ध हो गया, उसके बाद 1772 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर ये वापस बैठा, किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। ठीक है, मराठों की सहायता से 1772 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की सहायता से ये शाह आलम द्वितीय दिल्ली वापस आया और गद्दी पर बैठा। ये हाल था केंद्रीय सत्ता का, और इन्हीं सबका लाभ उठा करके अहमद शाह अब्दाली, चाहे वो नादिर शाह हो, इन विदेशी आक्रमणकारियों ने पूरी सत्ता को, दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, ये कथन कारण मैंने बताया बहुत मुश्किल होता है ये व्याख्या करना कि ये व्याख्या करता है कि नहीं, ये जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, उसके पिता का नाम क्या था? इनमें से कौन सा वह शासक है या व्यक्ति है जो बहादुर शाह जफर का, अंतिम मुगल बादशाह का पिता था? ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब, और डी शाहजहां। तो सही उत्तर होगा बी अकबर शाह द्वितीय, जिसे पीछे हमने अकबर द्वितीय के नाम से जाना था। तो ये अकबर द्वितीय कौन था? अकबर द्वितीय बहादुर शाह जफर का पिता था, और ये अकबर द्वितीय जो है ये अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक था। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आता है कि ऐसा प्रथम मुगल शासक कौन था? ऐसा प्रथम मुगल शासक कौन था जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा? ठीक है, अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय था। ठीक है, अकबर सेकंड था, और इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी। जो राम मोहन थे, राय तो शुरू से ही थे, तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर राम मोहन राय को इसी अकबर द्वितीय ने कहां पर भेजा? इंग्लैंड में भेजा। किस लिए भेजा था? अपनी पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए। इसने इनसे कहा कि आप इंग्लैंड जाइए और आप वहां जाकर के सिफारिश कीजिए कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए, और इसके बदले इनको राजा की उपाधि दी गई। तो राजा राम मोहन राय इस काम के लिए जब इंग्लैंड गए तो फिर कभी वापस नहीं आ सके, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु वहीं पर हो गई थी। आगे बात होगी इसके बारे में। तो अकबर शाह द्वितीय इसका आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब होने का मतलब क्या है? वह व्यक्ति इनमें से जिसने अवध के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। ए
आसफुद्दौला, बी सादत अली खां, सी शुजाउद्दौला और डी सफदर जंग। क्षेत्रीय राज्यों से बहुत प्रश्न आते हैं, मुगलों में खासतौर से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सादत अली खां। वही सादत अली खां जिसने नादिर शाह के भय से डर के मारे विष खा करके आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ये स्वयं अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका था, ठीक है। ये अवध के स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक था और इसने 1722 ईस्वी में जो है इसको जो है मुगलों से अपने आप को इसने स्वतंत्र कर लिया और 1739 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका स्वतंत्र संस्थापक था और अवध का प्रथम नवाब भी यही था, ठीक है। जब हम अवध को पढ़ेंगे, कुछ स्वतंत्र राज्यों के संस्थापकों के नाम है मेरे पास, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक निजामुल मुल्क, जिसे चिन किलिच खां के नाम से जाना जाता है। अवध का संस्थापक है सादत खां। भरतपुर का संस्थापक चूनामन या बदन सिंह। कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादतुल्ला खां। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। रुहेलखंड जो बरेली के आसपास का एरिया है, मेरठ और बरेली के आसपास, रुहेलखंड के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मोहम्मद खां बंगश। मैसूर राज्य के संस्थापक का नाम हैदर अली और जयपुर राज्य के संस्थापक का नाम जय सिंह। कुछ महत्वपूर्ण नाम यहां पर है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सादत अली खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? अभी अभी मैंने बताया कौन था, कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, असद खां, चिन किलिच खां, ठीक है। और इसका एक नाम है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क या चिन किलिच खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? ए जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, बी आमेर के राजा भारमल, सी जयपुर के सवाई जयसिंह और डी उदयपुर के महाराजा या महाराणा अमर सिंह। सही उत्तर होगा सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह को नक्षत्रों का बहुत ज्ञान था। इन्होंने 5 वेधशालाएं स्थापित कराई हैं, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। पीछे वाले वीडियो में उन सभी के बारे में बता दिया गया है। और ये इनकी सबसे बड़ी जो जंतर मंतर या वेधशाला थी वो जयपुर में थी और सबसे छोटी जो है वो कहां पर थी? बनारस में थी। तो ये सारी जानकारी हम पीछे दे चुके हैं। और ये जो जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो है, जिसमें नक्षत्र संबंधी ज्ञान है, इसके लेखक सवाई जयसिंह या मिर्जा राजा सवाई जयसिंह हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? कुल 5 वेधशालाएं बनवाई थी, इनमें 4 का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कहां और कहां बनवाई थी इन्होंने। पहला है दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा वाराणसी। तो ये चारों सही है। और जो 5वीं थी वो कहां पर थी? इन्होंने मथुरा में स्थापित कराई थी, ठीक है ना। तो कुल दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा 5 स्थानों पर इन्होंने जंतर मंतर या वेधशालाएं स्थापित कराई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तत्कालीन समय में ये ज्ञान विज्ञान का सर्वोत्तम उदाहरण था जो भारत के इतिहास में देखा जाता है। यहां से ज्योतिष और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती थी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। और जंतर मंतर का अर्थ है यहां पर यंत्र और तंत्र, यानी कि ऐसे खगोलीय सूत्र जिन्हें यंत्रों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है और आगे खगोलीय एवं जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिष की भविष्यवाणियां की जाती हैं, उसे जंतर मंतर या इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में और सबसे छोटी वेधशाला जो है वो कहां पर थी? बनारस की थी। तो इसमें 5वीं जो है वो मथुरा में है। कभी पूछा जाए तो 5 नाम आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही है? किसके संदर्भ में? भारतीय इतिहास। पहला, हैदराबाद राज्य से
अर्काट की निजामत का उदय हुआ। कह रहा है कि जो अर्काट है उसका उदय जो है वह कहां से हुआ? हैदराबाद से। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा इसलिए सही है कि जो मैसूर राज्य है, मैसूर राज्य का जो उदय है वह विजयनगर के खंडहरों पर हुआ, या जिस स्थान पर विजयनगर या हम्पी था वहीं पर मैसूर राज्य का उदय हुआ। और मैसूर स्वतंत्र मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था, अभी हमने बताया। बाकी दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्यों गलत है ये, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर राज्य के समय में ही हालांकि ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की, लेकिन स्वतंत्र जो है वो हैदर अली ने इसको घोषित किया था। और जो अर्काट का जो निजाम है ये स्वतंत्र रूप से था। मुगल काल में स्वतंत्र, अर्काट किससे संबंधित है? कर्नाटक। अर्काट जो है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो कर्नाटक है इसका संस्थापक सादतुल्ला खां था, और ये इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। तो ये हैदराबाद राज्य से नहीं निकला था, बल्कि ये अलग से था, इसलिए ये वाला कथन गलत होगा। इसके अलावा जो रुहेलखंड है इसका गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से नहीं हुआ था, बल्कि इसकी रुहेलखंड की स्थापना जो है पीछे हमने बताई दाऊद और मोहम्मद खां बंगश ने इसकी स्थापना की थी रुहेलखंड के स्वतंत्र राज्य की। इसलिए केवल दूसरा वाला कथन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? पहला, ए वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बी इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उस कविता के शिक्षक थे। सी हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। और डी वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर रह करके वह मुगल सम्राट का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, लेकिन उसके पास अपना कोई साम्राज्य नहीं था, बल्कि वह सम्राट था, इसीलिए तो उसको पेंशन मिल रही थी। रंगून जाने के बाद भी उसकी निर्भरता किस पर थी? पेंशन पर थी। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो तो सही है, हमें बताना है सही नहीं है ये। और दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, जो उसे कविताएं लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए वह जफर नाम से कविताएं लिखता था, बहादुर शाह जफर, तो ये उसके साथ थे। हसन अस्करी आध्यात्मिक निर्देशक थे, बिल्कुल सही है, लेकिन डी वाला गलत है, क्योंकि वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह कथन गलत है, क्योंकि वह 1 लाख नहीं बल्कि वह जो है 5 लाख रुपए, इसे 1 लाख रुपए पेंशन और 15 लाख रुपए उसको अलग से परिसंपत्तियों के किराए के रूप में मिलता था। तो इसके अलावा कुछ पारिवारिक खर्च भी इसको मिलते थे, तो 1 लाख रुपए से कम पेंशन प्राप्त करता था। ये वाला कथन गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। जो पीछे हमने आपको लिस्ट बताई है वहीं से क्रम पूछा गया है। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, इनका क्रम क्या है मुगल गद्दी पर बैठने का, ये आपको बताना है। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा 2 1 4 3। क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले ये आए, उसके बाद ये आएंगे, ठीक है, उसके बाद ये आएंगे और उसके बाद ये आएंगे। यानी कि इनमें सबसे पहले जहांदार शाह आएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा? जहांदार शाह के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, उसके बाद अहमद शाह आएगा और सबसे अंत में आलमगीर द्वितीय आएगा। तो क्रम क्या हो गया हमारा? क्रम हो गया 2 1 4 3। 2 1 4 3 के साथ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहां पर अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही क्रम क्या है? दोनों प्रश्न लगभग एक ही मैटर से निकल के आए हैं। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और बहादुर शाह। ठीक है, तो इनका जो क्रम है वो आपको बताना है। बहुत आसान है, ये तो कोई भी बता सकता है, जल्दी से बता दीजिए सही क्रम क्या है इसमें। जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं वही इनका सही क्रम है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 के साथ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मुगलकालीन शासकों से। अगली सीरीज में हम बात करेंगे जो हमारे क्षेत्रीय राज्य हैं, जैसे बंगाल है, मराठे हैं, अवध आदि से जो प्रश्न है, इनमें मराठे सबसे महत्वपूर्ण होंगे, तो मराठों को ज्यादा हम कवर करने का प्रयास करेंगे।